करें। फिर हम लोग बात करते हैं, और ये जो राइट डायाफ्राम है, राइट डायाफ्राम जब लेफ्ट से कोरिलेट करेंगे आप, यहां से लेफ्ट का जो सबसे एलिवेटेड पॉइंट है, तो आप एक बॉर्डर अगर बनाएंगे यहां से, कुछ ऐसा एक बॉर्डर बनाएंगे, लेफ्ट डायाफ्राम से राइट डायाफ्राम कितना ऊपर उठा हुआ है, कितना ज्यादा ऊपर उठा है, जो ये पॉइंट है, ये मैक्सिमम 1 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा उठा होना चाहिए इधर वाले से। लेफ्ट डायाफ्राम, इसको हेमी डायाफ्राम कहते हैं। हेमी मतलब आधा, डायाफ्राम मतलब डायाफ्राम। तो लेफ्ट हेमी डायाफ्राम, राइट हेमी डायाफ्राम, मतलब दो तरफ की डायाफ्राम, आधे आधे डायाफ्राम। तो हेमी डायाफ्राम अगर मैं कहूँ मतलब आधा डायाफ्राम। मैं साइड भी कह सकता हूँ, राइट हेमी डायाफ्राम, लेफ्ट हेमी डायाफ्राम। तो जो लेफ्ट हेमी डायाफ्राम है उससे राइट हेमी डायाफ्राम 1 से 3 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा होना चाहिए। आप लिख सकते हो, द राइट डायाफ्राम शुड बी 1 to 3 centimeter higher than the left. Higher than the left. The right diaphragm should be 1 to 3 centimeter higher than the left. और ये 1 to 3 सेंटीमीटर क्या है, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस पॉइंट में बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पूरे एक्सरे पॉइंट पे। जो ये 1 to 3 डाउन शेप हुआ है ज्यादा राइट साइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायाफ्राम में अगर कोई पॉइंट है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट है। और ये वाला 1 से 3 सेंटीमीटर नीचे होता है। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ये एलिवेशन मिले, जो ये एक्स्ट्रा एलिवेशन है राइट हेमी डायाफ्राम पे, ये 3 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा मिले तो ये एबनॉर्मल है। और मैं आपको और बता दूं कि आप लोग एक्सरे पे इसको नहीं नाप सकते भले ही, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो नापता है, और वो आपको बहुत बार रिपोर्ट लिख कर देता है। या जब आप देखते हैं तो धीरे धीरे आप जानना शुरू कर देते हैं कि ये ज्यादा है। या बहुत बार अच्छे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो मार्किंग कर देते हैं, जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ है ऐसे मार्किंग करके देते हैं। तो मोर देन 3 सेंटीमीटर इज एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल है, अगर ये ऊपर जा रहा है, एबनॉर्मल है, डायफ्राम का जो डोम शेप जा रहा है, अगर ये एबनॉर्मल है मोर देन 3 सेंटीमीटर हायर, तो पैथोलॉजीज इमेजिन कर सकते हो कौन कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती हैं कि डायाफ्राम, राइट हेमी डायाफ्राम को ऊपर उठा दिया जाए। बीमारी का नाम मत बताओ, ओके ओके ओके, सबका मतलब एक ही है कि इंक्रीज साइज ऑफ लीवर। सबने अलग अलग शब्दों में अपने नॉलेज को बोला है, सबका मतलब एक है, इंक्रीज साइज ऑफ लीवर। ओके, बहुत अच्छी बात है कि इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है कि लीवर अगर साइज बड़ा हो जाए तो डायाफ्राम को ऊपर उठा देगा। ओके, वन कॉन्सेप्ट, अनदर समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। हो गया, अब कुछ भी हो जाए सब में साइज लीवर बढ़ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट हो गया कि लीवर का साइज बड़ा हो जाए। कोई और कॉन्सेप्ट? पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या मतलब है? कुछ नहीं, पोर्टल तो यहाँ है। या अनदर कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। अनदर कॉन्सेप्ट इज, देखो दो कॉन्सेप्ट है, या तो नीचे का ऑर्गन डायफ्राम को ऊपर उठा दे, या फिर ऊपर का ऑर्गन छोटा हो जाए तो डायफ्राम को उठने की जगह मिल जाए।
और अगर अब है क्या, मैं वही तो पूरा समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट। ये डायाफ्राम जो है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, जो डायाफ्राम है ये अटैच्ड है प्लूरा से, बिल्कुल अटैच्ड है, मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट ठीक से सुनना है। और जो ना सुनने में आए पर्डन रिपीट कराओ। ये जो प्लूरा है ये अटैच्ड है, ये अलग अलग नहीं है। अब अगर अटैच्ड है, अगर ये डायाफ्राम है और ये प्लूरा और ये प्लूरा है और आप अटैच करके रखते हैं, तो अगर, और ये पूरा पोर्शन लंग्स है, तो अगर लंग्स छोटा हो और ऊपर की तरफ भागे या बीच में ही यही लंग रखा हो और धीरे धीरे लंग श्रिंक करना शुरू कर दे, यहाँ अटैच्ड है और धीरे धीरे लंग श्रिंक करना शुरू हो, तो डायाफ्राम को ऊपर नहीं खींचेगा क्योंकि अटैच्ड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि अटैच्ड है तो अगर लंग्स किसी वजह से छोटा होना शुरू हो जाए तो भी डायाफ्राम का डोम शेप ये वाला बढ़ जाएगा। अगर राइट साइड में पैथोलॉजी है, लेफ्ट साइड अगर है तो जितना होना चाहिए फ्लैट उससे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप उसको भी जान जाएंगे कि अगर इसके साइड्स के बराबर आना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर फ्लैट होता है आप जानते हैं, और आपको एक दिन दिखता है कि जो डायाफ्राम है वो इधर वाला भी ऐसे ही है, वैसे इसको डायाफ्रामेटिक टेंटिंग कहा जाता है। टेंट जैसा, जैसे टेंट होता है वैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अगर इधर का उठना शुरू हो जाए, जबकि इधर नहीं उठना चाहिए, इधर डाउन शेप होना चाहिए, इधर फ्लैट होना चाहिए, या बहुत बार तो इधर डायाफ्राम दिखता भी नहीं है। तो अगर यहाँ शुरू हो जाए तो इसका भी मतलब यही है कि लंग्स ऊपर जा रहा है और लंग्स से उसको खींच रखा है, क्योंकि डायरेक्ट प्लूरल अटैचमेंट है। तो ये साइज कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर से कम। और जब ये ऊपर जाने लगेगा तो ऑब्वियसली इसका जो हाइट है वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और तब ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको हम लोग इन्फ्लामेशन से यहाँ क्या लेना देना है? हम लोग बात कर रहे हैं लंग छोटा होने की बात यहाँ कर रहे हैं, और लंग छोटा होता है लंग कोलैप्स में। आप लोग फिर से वहीं जाइए जहाँ से हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे कि लंग छोटा कब हो सकता है? जब एल्वियोला छोटी हो। और एल्वियोला छोटी हो कब हो सकती है? जब उसमें रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हो। एल्वियोला छोटी तब हो सकती है जब उसमें एयर ना हो। जैसे गुब्बारा बैलून है तो उसमें एयर नहीं भरोगे तो वो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, एयर भरते जाओ तो बड़ा होता चला जाता है। तो अगर एल्वियोला छोटा करते चले जाओगे, एयर निकालते चले जाओगे, तो गुब्बारे जैसे छोटा होता चला जाएगा। और अगर आप सोचें कि 1000 गुब्बारे से एक लंग्स बना है और उसको फुला दोगे तो साइज बढ़ेगा, छोटा कर दोगे तो कम हो जाएगा। तो वैसे ही उसी को कोलैप्स कहा जाता है। जब रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम दोनों निकाल दो तो कोलैप्स, खासकर रेजिडुअल वॉल्यूम। याद है? प्लूरल इफ्यूजन, एक्चुअली साइज बढ़ा देता है। जो प्लूरल इफ्यूजन है हम लोग भी डिस्कस करेंगे। प्लूरा तो साइज बढ़ा देता है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जहां पर खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सेकंड कॉन्सेप्ट है, लंग का छोटा हो जाना। लंग, डिक्रीज साइज ऑफ द लंग, डिक्रीज साइज ऑफ द लंग। और ये पैथोलॉजी हो गई बीमारियों का। अगर हम कहें तो कुछ में है लंग कोलैप्स में, लंग कोलैप्स, लंग फाइब्रोसिस, ऐसे कंडीशंस में लंग छोटा होने लग जाता है। और जो 3 सेंटीमीटर ये डोम शेप है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जो एलिवेशन है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा एक कंडीशन और आती है जहां पर ये ऊपर खींचा जा सकता है। अगर ये अपना कंट्रोलिंग खो दे, जो डायाफ्राम है अगर ये अपना कंट्रोलिंग खो दे। कोई भी ऑर्गन अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है? किससे अटैचमेंट करके, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? पहली बात तो ये कि कोई भी ऑर्गन है किसके द्वारा कंट्रोल होता है?
ओके, लिगामेंट अपने पोजीशन पे रखता है, लिगामेंट। और मैं अगर कहूं कि लिगामेंट भी किससे कंट्रोल होता है, कोई भी ऑर्गन है उसको कंट्रोल, कोई भी ऑर्गन है उसको, हाँ नर्व, कोई भी ऑर्गन है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और डायाफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व है, यहां से फ्रेनिक नर्व सप्लाई होती है इसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई होती है। अब जब फ्रेनिक नर्व सप्लाई होती है तो इसका मोटर फंक्शन और जितने जो भी फंक्शंस हैं अपने आप को, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन, डायलेशन का फंक्शन, सब कुछ अपने आप को पोजिशनाइज करना, सब कुछ इसके पास आप ये कह सकते हो कि ये होशो हवास में ये अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इस केबल को काट दिया जाए, अगर किसी वजह से इस केबल को काट दिया जाए तो अब इसको अपने ऊपर बैलेंस नहीं रह जाएगा। कोई भी ऑर्गन है उसको नर्व सप्लाई चाहिए काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको कह सकते हो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर में कोई भी बल्ब नहीं जलने वाला, और ये सब बल्ब हैं घर के। तो ये अगर फ्रेनिक नर्व, अगर जो फ्रेनिक नर्व है ये डैमेज हो जाए कहीं से, मतलब पैरालाइसिस हो जाए, इसमें फ्रेनिक नर्व पैरालाइसिस हो जाए, जिसको हम लोग डायाफ्रामेटिक पैरालाइसिस कहते हैं, डायाफ्राम में पैरालाइसिस हो जाए, अगर यहाँ की नर्व कट जाए किसी वजह से, काम करना बंद हो जाए, तो डायाफ्रामेटिक पैरालाइसिस अगर हो जाए तो ये अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये ना तो किसी को नीचे खींच रही है, और लंग्स ऑलवेज लव टू रिमेंबर द पोर्शन श्रिंकिंग, लंग्स ऑलवेज लव टू श्रिंकिंग। अब जब लंग्स श्रिंकिंग, अगर लंग श्रिंकिंग श्रिंक करेगा और डायाफ्राम में दम नहीं है, क्योंकि पैरालाइसिस, जैसे हाथ पैर में पैरालाइसिस हो जाता है, तो बहुत इजीली डायाफ्राम को लंग्स ऊपर उठा सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, डायाफ्रामेटिक पैरालाइसिस। और आप लोग सोच कर दंग रह जाओगे कि हम लोग एक्सरे में सिर्फ लंग्स तक रहते हैं, और अगर आपको इतनी सारी चीजें, आप इवन आप डायाफ्रामेटिक पैरालाइसिस तक एक्सरे पर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या सोचकर, टेंटिंग, डायाफ्राम का एक पोर्शन एलिवेट है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो अब आपके दिमाग में सोचिए क्या क्या चल रहा है, लंग कोलैप्स चल रहा है, लंग फाइब्रोसिस चल रहा है, डायाफ्रामेटिक पैरालाइसिस तक चल रहा है, इवन नर्वस सिस्टम का फंक्शन चल रहा है। और ये कैसे चल रहा है, डायाफ्राम को देखकर। डायाफ्राम के हाइट को हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्लियर। ये जो डायाफ्राम का हाइट है जो ऊपर जा रहा है, ऐसी कुछ पैथोलॉजीज हैं जहां डायाफ्राम की हाइट कम हो जाती है। नॉर्मली डायाफ्राम का जो राइट डाउन शेप है, ये कितना ऊपर होना चाहिए लेफ्ट से, वन टू 3 सेंटीमीटर। आप एक्सरे देखोगे तो राइट साइड डायाफ्राम देखोगे ऊपर उठा होता है, तो 1 to 3 सेंटीमीटर। बहुत सारी बीमारियों को हम लोगों ने डिस्कस किया जहाँ पर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उठ जाता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ 3 सेंटीमीटर तो छोड़िए, ये जो लेफ्ट डायाफ्राम है इसके बराबर तक आ जाता है, इवन इससे भी नीचे पहुँच जाते हैं दोनों साइड के। तो पूरा जो डोम शेप है, जो एलिवेशन है राइट साइड का, ये पूरा
सप्रेस हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अब ये डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी उठा नहीं है, कुछ भी एलिवेशन नहीं है यहाँ। तो अब ये डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट है। ये डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट। अब फ्लैट डायफ्राम अगर है तो ये एनाटॉमिकल नहीं है। मुझे जरूर लगता है कि आप लोगों के पास इतना सेंस अब है कि कॉन्सेप्ट बना दोगे कि फ्लैट क्यों हो सकता है, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों फ्लैट हो सकता है? लंग साइज बढ़ जाए तो वेरी गुड। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, तो हम लोग कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, जो अब कॉन्सेप्ट की हम लोग इस बात है वो है द फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। जो दूसरा हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट बात किया एलिवेशन ऑफ डायफ्राम, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। तो ये क्या है, फ्लैटनिंग। मुझे पता है, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सब जानते हो। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम से क्या होगा, क्या किस किस कंडीशन में फ्लैटनिंग हो सकता है, फ्लैट डायफ्राम कब हो सकता है? पैथोलॉजी बताओ मुझे, बीमारी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या हो जाए यहाँ इस ऑर्गन्स में कि डायफ्राम फ्लैट हो जाए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, very good. The most common cause, even the final common cause is increase the lung size. Increase the lung size. अगर lung size हम लोग बढ़ा दें किसी वजह से, तो लंग अगर अपने थोरेसिक केज में अगर बढ़ता चला जाएगा, तो लंग का बढ़ना, लंग के साइज का बढ़ना, सबसे ज्यादा फ्रीडम अगर लंग को साइज को बढ़ने का है रिब्स के वाइडनिंग के बाद, तो नीचे है, ऊपर नहीं बढ़ सकता, नीचे है। तो लंग्स नीचे बढ़ना शुरू कर देता है, और नीचे बढ़ने पर लंग्स को रोकता कौन है? सबसे पहला एक तो प्लूरा उसका बैलेंस रोकता है, लेकिन जब लंग में आप एयर एंट्री कराते चले जाते हो, एयर एंट्री कराते चले जाते हो, तो होता क्या है, नीचे डायाफ्राम पड़ जाता है। और डायाफ्राम का भी सबसे पहला कौन सा शेप, डोम शेप वाला डोम, जो 1 to 3 सेंटीमीटर हायर है, वो सबसे पहले पड़ जाता है। तो सबसे पहले वही दबाया जाता है, वही सप्रेस हो जाता है। और अगर डोम शेप सप्रेस हो गया, तो अब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का बराबर। और जब इसके सप्रेस होने के बाद भी अगर लंग का साइज बढ़ता चला गया, तो क्या होगा, अब लेफ्ट साइड जो नॉर्मल होता था ये भी नीचे जाएगा, और ये तो जाना ही जाना है, इसको भी जाना है। तो ये सप्रेशन ऑफ डायफ्राम है। लेकिन जब दोनों बराबर एक शेप में आ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको कि फ्लैट डायफ्राम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक फ्लैटनिंग, डायफ्रामेटिक फ्लैटनिंग। ये कब होता है, द इंक्रीज साइज ऑफ लंग। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम लोग या रेडियोलॉजिस्ट, या बहुत बार जैसे मैं कहता रहता हूं कि बहुत बार मार्किंग करते हैं कि आप कमेंट कैसे करें कि डायफ्राम फ्लैट है। सबसे डायफ्राम के फ्लैटनिंग पे सबसे ज्यादा जो पॉइंट है हम लोग देखने का, वो होता है जो एलिवेशन है, 1 to 3 सेंटीमीटर वाला एलिवेशन पे हम लोग देखते हैं। और क्योंकि डायफ्रामेटिक फ्लैटनिंग सबसे पहले वहीं पर प्रभावित है डायफ्राम। ये तो नॉर्मल हो गया। और जब हमें फ्लैटनिंग देखना होता है, या फ्लैटनिंग कैसे कमेंट करते हैं, आपके पास प्रूफ क्या है? ये पोर्शन, इसको कहते हैं सीपी एंगल, सीपी एंगल, ये राइट पोर्शन, ये लंग्स का, ये लंग्स है, और ये वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं सीपी एंगल।
कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। अब समझ में आएगा कि इसको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल क्यों कहते हैं। आप देखोगे ये फ्रेना से अटैच्ड है, फ्रेना मतलब डायाफ्राम, ये डायाफ्राम से बिल्कुल अटैच्ड है, बिल्कुल कवर्ड है उससे, तो इसको फ्रेना सरनेम दे दिया गया। और इसके पास कॉस्टाज है, कॉस्टा मतलब रिब्स, कॉस्टा मतलब रिब्स। तो यहां पर रिब्स और फ्रेना ये दोनों पास में हैं, इसलिए इसको कॉस्टाफ्रेनिक एंगल और उसी को सीपी कॉस्टाफ्रेनिक एंगल कहा जाता है। सीपी एंगल, सीपी एंगल। सीपी एंगल। अब फ्लैटनिंग जानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सीपी एंगल, जो ये सीपी एंगल है, पॉइंट ये सीपी एंगल है, और यहां भी एक एंगल बन रहा है, आप देखोगे जैसा एंगल यहां वी शेप बन रहा है, वी शेप एंगल, ये वी शेप है, जो वी शेप एंगल यहां बन रहा है वहीं वी शेप एंगल यहां भी बन रहा है। पॉइंट दिख रहा है, ये वी शेप और वी शेप यहां भी बन रहा है, ये वी शेप मिल रहा है। तो ये जो वी शेप है, ये दोनों, इसको कहा जाता, इसको भी सीपी एंगल कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल, क्योंकि ये कार्डिया के पास है। इसको क्या कहते हैं?